हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? थैंक यू सो मच फॉर द लवली कमेंट्स। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएँ, जहाँ पे हम क्योंकि हम सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, साथ-साथ हमारा ब्रेन का थोड़ा मसल मेमोरी फ़ॉर्म हो कि हमें पेपर देना है फाइनली, तो कुछ क्वेश्चंस होते रहने चाहिए साथ-साथ। सो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हमने इकोलॉजी यूनिट फिनिश करी है, तो हम इकोलॉजी का एक मॉक टेस्ट लेते हैं। सो बेसिकली आज जो मॉक टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर आपके पेपर यानी कि 2016 से लेके 24 तक आज तक आपके पेपर में जो भी इकोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं, हमने सारे एक जगह पिक कर लिए हैं। तो पहली जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी वो इस बेसिस पे होगी कि हमें पीवाईक्यू एक बार और किस तरीके से करने हैं। इस बार क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब हम पीवाईक्यू कैसे करेंगे? सेकंडली कि आपको ये पता चले कि आपके पास जो नोट्स हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, वो कितना कंसाइज़ली पढ़ाया जा रहा है, क्या वो रिलेटेबल है, क्या नहीं है, इसके लिए भी है। और उसके बाद क्योंकि पीवाईक्यू को करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपका या तो क्वेश्चन रिपीट होगा या फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, इसी तरह से हमारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएँगे एक बार और हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है? सो आज हम इकोलॉजी कर रहे हैं। ये अ, जो टेस्ट है आपको पूरी ईमानदारी से देना है, ठीक है? इसमें कोई आपको ये नहीं करना है कि इसको पैसिवली दे देते हैं। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप वीडियो को ओपन करोगे, आप प्ले करोगे वीडियो को, तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। मैं आपको टाइम दूँगी कि आप उनको सॉल्व करें। पहले खुद से अपने पास एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए और खुद से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? सो आई विल गिव यू 30 सेकंड और अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 मिनट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर आप जब उसे सॉल्व कर लोगे देन उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन आएगा आपको, तब तक मैं अ, रैपिड फायर नहीं कर रही हूँ इसको क्योंकि ये आपके लिए है, ठीक है? और लास्ट में आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है? आई थिंक इट्स अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चन हो सकते हैं, आई डोंट नो कितने होंगे, तो आप बस मुझे बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व करे, ठीक है? ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें ये बताना है कि इसमें से क्या नॉट करेक्टली मैच है, दैट मीन्स इसमें से क्या इनकरेक्ट है, ठीक है? इसमें से क्या इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। सो पढ़िए आप चारों ऑप्शन को और अपना आंसर निकालिए। चलिए जल्दी कीजिए, हमें सही आंसर तक आज ही पहुंचना है। मजा आता। ओके सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मीना माटा डिजीज मरकरी पॉल्यूशन की वजह से होती है, इटाई इटाई डिजीज़ लेड की पॉल्यूशन की वजह से होती है, ब्लू बेबी डिजीज़ मीथेनोग्लोबिन की वजह से होती है या ब्लैक फुट डिजीज़ जो है वो आर्सेनिक कंटेमिनेशन से होती है। तो इन चारों में से एक ऐसी डिजीज़ है जो अपने मेटल के साथ इनकरेक्टली जुड़ी हुई है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पता करना है। सो चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम बस अप होने वाला है, क्या इसमें से इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। फास्ट। ओके सो हमने जब कल देखा था ये जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी टॉक्सिन्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर मैंने आपको एक टेबल दी थी, वो टेबल आपने याद करनी है, उस टेबल में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज मीनामाटा डिजीज जो है ये मरकरी पॉल्यूशन की वजह से होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, अभी से याद कर लीजिए। राइमिंग बने ये M4 मीनामाटा M4 मरकरी, ठीक है? मीनामाटा मरकरी ऐसे राइमिंग हो गया। उसके बाद इटाई इटाई डिजीज़ इज़ लेड की वज़ह से नहीं होती है, किसकी वज़ह से होती है? कैडमियम की वज़ह से होती है, ठीक है? कैडमियम की वज़ह से क्या होती है? इटाई इटाई डिजीज़ होती है। ब्लू बेबी जो है वो किसकी वज़ह से होती है? जब पानी में नाइट्रेट घुल जाते हैं उसकी वज़ह से होती है, जिसकी वज़ह से क्या हो जाता है? मीथेनोग्लोबिन बन जाता है। उसके बाद ब्लैक फुट डिजीज़ जो है ये आर्सेनिक की वज़ह से होती है, ठीक है? ब्लैक फुट डिजीज़ जो है वो आर्सेनिक की वज़ह से होती है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से जाके उस टेबल को रिवाइज़ करना है। अब आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट इज़ मेजर्ड इज़ यूज्ड टू मेजर जो डीयू होता है, इसको हम लिखते हैं क्या? डीयू। इसको हम लिखते हैं डीयू। सो डीयू जो है इसमें हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? क्या हम कॉन्संट्रेशन ऑफ
CO2 को मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर हम थिकनेस ऑफ ओज़ोन लेयर को मेजर करते हैं, या फिर हम इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेडिएशन को करते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को करते हैं? किसको करते हैं, ये आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ ओज़ोन लेयर। हम इसमें क्या करते हैं, ओज़ोन लेयर की थिकनेस को मापते हैं। DU डेप्सन यूनिट, ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया नाम है, ठीक है? नेक्स्ट, पार इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेंज, जो हमने अ, एक बार कर चुके हैं और एक बार फिर से हम फोटोसिंथेसिस में करेंगे, ठीक है? सो पार रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से क्या होता है, जो भी लाइट सन से आ रही है, उसका 50% जो है प्लांट पार की फॉर्म में ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें से भी सिर्फ 1 और 2% जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, सही आंसर बताना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या है सही आंसर? जल्दी आप बताइए मुझे। 200 है, 400 टू 700 है, या फिर 700 है, से 4 टू 700 है, माइक्रोमीटर है, या फिर आप बताइए मुझे क्या होता है, ठीक है? तो 2 ऑप्शन पहले गलत कर देने हैं, कौन से? माइक्रोमीटर, ये 2 ऑप्शन पहले ही गलत कर देने हैं। उसके बाद बचते हैं 2 ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर, यही तो पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है? नेक्स्ट, मोंटोर प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विच, कल हमने मोंटोर पढ़ा था, उसके बाद हमने वियना पढ़ा था, उसके बाद हमने किगाली पढ़ा था, ये तीनों एक ही चीज़ से कनेक्टेड थे। एंड वो कौन सा चीज़ था जिससे कनेक्टेड थे? माइग्रेशन, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से थे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थे, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन थे, या फिर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, उनसे थे। तो आपको क्या याद करना है इसमें? मोंटोर, वियना, किगाली, ये सब किसके अमेंडमेंट हैं? ये सब ओजोन लेयर को अ, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उनको कम यूज़ करने में, उनको रिड्यूस करने के लिए होते हैं। अब ओजोन लेयर को कौन हार्म कर रहा है? CFCs जो हैं आपके, ठीक है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not measure of soil conservation in the modern times? अगर हम soil के conservation के बारे में बात करते हैं, तो इनमें से क्या एक मेथड soil की conservation के लिए सही नहीं है? जिसमें soil का conservation नहीं होता है, soil का बेसिकली डिग्रेडेशन हो रहा है एक तरह से, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है? तो आपने बताना है ये ट्रेसिंग है, विंड ब्रेक है, क्रॉप रोटेशन है, तो ये या फिर जूम कल्टीवेशन है, क्या है? देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न, एक ऐसी खेती बेसिकली जहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले आप प्लांटेशन कर रहे हो, क्रॉप लगा रहे हो, उसके बाद यूज़फुल जो मटेरियल है उसको निकाल ले रहे हो और बाकी बची को क्या जला दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये जो हमारे पास क्या है, 4 स्टेटमेंट है और उसमें से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। दैट मीन्स क्या हो गया कि बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, ठीक है? सो चलिए पढ़ते हैं। प्रेडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर प्रेडेटर क्या करता है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई टू अनलिमिटेड ग्रोथ पॉपुलेशन, अगर लिमिटेड स्टोर रिसोर्स होंगे तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, आप बताइए, ये तो बात ही गलत है, ये तो गलत बात है। ऑल प्लांट शो सी डोरमेंसी, सभी प्लांट में सी डोरमेंसी होती है, ये क्या है, ये रेड फ्लैग है, इसको बोलते हैं रेड फ्लैग, ठीक है? ये भी गलत है। द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स स्पीसीज, एक बेयर एरिया पे सबसे पहले आने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, बताइए जरा क्या कहते हैं? लो मैं थोड़ा सा कैमरा फिक्स करती हूँ, आपको दिख जाएगा सब। ओके, सो क्लाइमेक्स कहते हैं या पायनियर कहते हैं, बताइए? सो ये गलत हो जाएगा, क्या कहते हैं इसके, पायनियर बोलते हैं इसको। हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? जो प्रीडेटर होता है किसी भी में कम्युनिटी के अंदर, वो मेंटेन करता है डाइवर्सिटी को, ठीक है? क्योंकि कल भी हमने देखा था
मैंने इस तरह से एक ये आपकी कम्युनिटी बनाई जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है, ग्रासेस हैं, ग्रासेस को खाने के लिए डियर हैं और डियर को खाने के लिए लायन है। ठीक है, अब लायन क्या है, लायन तो प्रेडेटर है। तो अगर मैंने लायन को यहाँ से हटा दिया तो डियर क्या करेंगे, डियर तो सारी ग्रासेस खा जाएँगे। ठीक है, अब जब सारी ग्रासेस खत्म हो जाएँगी और डियर का नंबर अचानक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और डियर के लिए खाना ही नहीं है, तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा। वो फाइनली ये भी खत्म हो जाएँगे। तो एक स्पीशीज़ के खत्म होने से क्या हुआ, सब जो बाकी की 2 स्पीशीज़ थी वो भी खत्म हो जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेडेटर क्या करता है, मेंटेन करता है किसी भी डाइवर्सिटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का हमने मतलब क्या कल देखा था कि कितनी अलग-अलग स्पीशीज़ हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिट्रिटस फूड चेन। तो अगर आपसे अल्टीमेट सोर्स पूछा गया है, चाहे वो कोई भी चेन हो, डिट्रिटस हो या फिर आपकी ग्रेजिंग हो, पैरासिटिक हो, कोई भी फूड चेन का अगर अल्टीमेट सोर्स पूछा गया है, तो हर एक चीज़ का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? सन होता है, ठीक है? तो सन है तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है तो प्रोड्यूसर है तो कार्निवोर है तो डिकम्पोज़र है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है आपको ये बताना है मुझे, ठीक है? क्या दिखाऊँ? दिखाओ। इधर आओ। ओके। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। पैर नहीं, नहीं, इधर आओ। इधर आओ। चलो सबको हेलो करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बायोलॉजी वाली न्यू नाम का चैनल। ओके, सबको नमस्ते करो। नमस्ते। इसको मत छू, नो, नो। अब अब ये दिखाओ ना। ठीक है, पहले सबको नमस्ते करो। नमस्ते। और बोलो कि सबको बोलो कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अब जाओ। जाऊँ तो ये तो दिखाओ। नहीं, ये दिखाना पड़ेगा यार। इसके बारे में कुछ बोलो ना। ये इसका क्या बोलते हैं इसको, ये इसका हाथ में पहनने का कड़ा है और ये इसके दोस्त ने इसको गिफ्ट करा है। चले? गोल्डन टेम्पल से। हाँ, ये वो गोल्डन टेम्पल से लेके आया था इसके लिए। चलो, जाओ। बाय बाय। बाय बाय, जाओ। बाय, बाय बाय। सॉरी, सॉरी, एक्चुअली ही इज़ सो क्यूरियस कि मैं क्या कर रही हूँ और जून का वैकेशन हो गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको रोका जाए हर जगह पे। सो सॉरी। सो बैक टू द टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है आपको ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या है? नीलगिरी, ठीक है? नीलगिरी। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द बायोटिक इंटरेक्शन। यहाँ पे कुछ बायोटिक इंटरेक्शन दे रखे हैं जिसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। तो हमें सही वाला पता करना है, गलत वाले पता नहीं करने, ठीक है? करेक्ट मैच को पहले सर्कल करेंगे। सो आप मुझे बताइए कि व्हिच इज़ द करेक्ट मैच? कौन-सा एक जो है करेक्ट मैच है? प्रीडेशन के अंदर प्लस-प्लस नो, प्रीडेशन क्या होता है? प्लस के साथ माइनस होता है। पैरासिटिज़म के अंदर माइनस-माइनस नहीं। होस्ट और पैरासाइट, एक को बेनिफिट, एक को नुकसान। एमनेसिलिज्म, एक को नुकसान, एक को 0, ठीक है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस तो दोस्ती है ना, दोस्ती में तो दोनों को ही फ़ायदा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस-प्लस। तो करेक्ट देखना था, दिस इज़ द करेक्ट। ये भी मैं पूरी टेबल आपको दे चुकी हूँ, आपको सिर्फ़ टेबल को रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, ये वही तो पीवाईक्यू हैं जो पेपर में आए हुए हैं। क्या ये कुछ अलग से क्वेश्चन्स हैं? नहीं, ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं। मैंने सारे पीवाईक्यू से सिर्फ़ इकोलॉजी के क्वेश्चन पिक कर लिए हैं। क्या अभी ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, कितना ईज़ी पेपर है, ठीक है? सिर्फ़ हम
किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का उसका अपना एक तरीका है। अगर हम उस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम के पैटर्न के तरीके से पढ़ेंगे तो हमें वो एग्ज़ाम ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है? अगर आप अगर आप जेआरएफ के लिए दोगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे और पढ़ना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उस पेपर का लेवल ऐसा है, ठीक है? लेकिन अगर आप एस्टेट के लिए दे रहे हो तो वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग क्यों इतना सारा पढ़ें? जब क्वेश्चन बेसिक से पूछा जा रहा है तो बेसिक से ही पढ़ा जाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो नोट्स को लेके भी आपको यही है कि जब क्वेश्चन ही यहाँ से पूछा जा रहा है तो यहीं से पढ़ेंगे ना, क्यों पढ़ेंगे हम कि हम अगर हर एक इंटरेक्शन के 10-10 एग्ज़ाम्पल हैं, इट इज़ नेसेसरी कि आप 10 एग्ज़ाम्पल याद करो या इट इज़ नेसेसरी कि आप वो टेबल याद करो क्योंकि क्वेश्चन तो टेबल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? सो आपको ये भी ध्यान रखना है। रीड द स्टेटमेंट और हमें भी इसमें से भी क्या निकालना है? करेक्ट निकालना है, ठीक है? ये तो आज शायद मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, पिरामिड्स को लेके। मैंने इकोसिस्टम में आपसे 2 क्वेश्चन करने को बोले थे, 2 टॉपिक्स करने को बोले थे, डिकम्पोज़िशन और पिरामिड्स, ठीक है? तो उन्हीं से क्वेश्चन आ गया है देखिए। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अगर हम नंबर के बेसिस पे चलेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रासेस का होगा, डियर का होगा या लायन का होगा? बताइए। सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रासेस का होगा। आप बोलोगे मैम ग्रासेस का होगा। उसके बाद किसका होगा? डियर का होगा। उसके बाद लायन तो एक या दो होंगे। अपराइट तो बन गया, मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन करोगे तो ये एक ऑप्शन जो है आपका कट हो जाएगा। ठीक है? ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इज़ इन्वर्टेड। ट्री के केस में पिरामिड जो है वो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इन्वर्टेड? ट्री एक है, उसके ऊपर 100 बर्ड्स रहते हैं, उनके ऊपर 1000 अ, क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइट्स रहते हैं, तो ये कैसा हो गया? ये इन्वर्टेड बन गया, तो ये इन्वर्टेड है, बी भी करेक्ट है। सो ए एंड बी ऐसे ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं इसके अंदर ए और बी हो। इस ये भी ऑप्शन कट हो गया, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी। मीन्स 50% वी सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ट्री इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड। ट्री के इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होगा। यहीं से देखिए आप, सपोज़ कीजिए ये एक बड़ा-सा ट्री है, नीम का कोई ट्री है ना, ये बर्ड्स हैं और ये पैरासाइट है। अगर आप वेट करने जाओगे, ड्राई वेट करने जाओगे, तो क्या एक पेड़ का वेट 100 पक्षियों से ज़्यादा होगा या नहीं होगा? आप बताइए? बिल्कुल होगा, कितना बड़ा पेड़ होता है यार। तो ये क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फिर आपको 4th पढ़ने की नीड भी नहीं है, ठीक है? ए, बी एंड डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ए फूड चेन इज़ लिमिटेड टू। एक जो फूड चेन है उसकी लेंथ लगभग कितनी होनी चाहिए? मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक होनी चाहिए, 4 से 7 ट्रॉफिक लेवल तक होनी चाहिए या फिर 5 से 8 ट्रॉफिक लेवल तक होनी चाहिए या इट इज़ नॉट लिमिटेड, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड होनी चाहिए। सो आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है, ठीक है? ओके, हाँ, सो ये क्या हो सकती है? तो पहले हमें ना कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे नहीं कि तुक्का मार देना। कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाएँगे तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर जाएगी, बाकी 90% इन फॉर्म ऑफ हीट वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है? यही तो कॉन्सेप्ट था। तो अब समझिए आप कि हर एक लेवल पे सिर्फ 10% ही ऊपर जा रही है, तो अगर 7 से 8 तक आपके ट्रॉफिक लेवल हो गए तो एनर्जी बचेगी ही नहीं ऊपर जाने के लिए, राइट? ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए। तो हमें मैक्सिमम हम 3 से 4 लेवल तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जाएँगे तो एनर्जी ही नहीं बचेगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टू 4 हो जाएगा, ठीक है? और ये जो लो है यहाँ पे कौन-सा लो काम कर रहा है? सो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे मैम जो 10% एनर्जी का लो है वो काम कर रहा है व्हिच इज़ गिवन बाय द लिंडमैन, ठीक है? उसके बाद बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डिटरमाइन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट। ये जो बीओडी हमने कल पढ़ा था कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर माइक्रोब्स आके काम करेंगे, माइक्रोब्स काम करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, है ना? तो जो बीओडी किसका ज़्यादा होगा? पॉल्यूटेड वाटर का ज़्यादा होगा, ये हमने पढ़ा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको मेज़र कैसे करोगे बीओडी को? कैसे मेज़र करेंगे हम? हम ये देख सकते हैं कि एक क्लीन वाटर में और एक जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें
ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है? सो हम ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है उसको देखेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोसियर। लिथोसियर का हमने कल एग्जांपल पढ़ा था कि एक बेयर रॉक पे आपका जो सक्सेशन है उसमें क्या-क्या स्टेजेस आएँगी, ठीक है? ये आपको बताना है। तो चलिए थोड़ा कोशिश कीजिए याद करने की सारी स्टेजेस, ठीक है? हाँ, सो थोड़ा कोशिश कीजिए। तो हमने जो पहली बात एक पढ़ी थी कि पहले लाइकेन्स आएँगे, ठीक है? तो 2 ऑप्शन कट कर दीजिए। अब लाइकेन्स में भी पहले कौन से लाइकेन्स आएँगे? तो पहले क्या आएँगे? क्रिस्टेज आएँगे, फिर फोलिएज आएँगे, फिर हर्ब्स आएँगे, फिर श्रब्स आएँगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्लांट वर्ल्ड के अंदर पीएआर का क्या मतलब होता है? अब ये तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं पीएआर के बारे में, तो अब आपको बताना है पीएआर का मतलब क्या है? ठीक है, तो बताइए इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। मैंने आपको जो पढ़ाया था ये तब मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और बने भी हैं कि पीएआर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है या फिर पीएआर जो है उसकी रेंज क्या है, ठीक है? तो फुल फॉर्म जो है वो क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहिए कि आपने कितने सही करे, ठीक है? नेक्स्ट, कम्युनिसलिज्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कम्युनिसलिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो कम्युनिसलिज्म क्या होता है? एक ऐसा इंटरेक्शन जिसके अंदर एक इंसान को क्या हो रहा है? एक इंसान को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरा इंसान क्या है? अ, अनअफेक्टेड है बेसिकली, है ना? ये इसका एग्जांपल देखा था हमने कि जो केटल्स होती हैं उसके ऊपर क्या बैठी रहती हैं? छोटी-छोटी चिड़िया बैठी रहती हैं और जब केटल्स अपना खाना खाती हैं यानी कि ग्रेजिंग करती हैं, घास खाती हैं वो, तो जैसे ही वो घास खाती हैं, घास में छुपे हुए छोटे-छोटे इंसेक्ट बाहर निकलते हैं और उन इंसेक्ट को वो जो चिड़िया हैं वो खा लेती हैं, ठीक है? तो अब जो केटल है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर उसके ऊपर चिड़िया बैठी है, क्या बैठा है, कौन इंसेक्ट खा रहा है, वो अपना खाना खा रही है, वो अपना काम कर रही है। उसके बदले में उस चिड़िया का भला हो जा रहा है ना? सो इसको कहते हैं हम क्या? कम्युनिसरिज़्म। तो ऐसा एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, ऐसा एग्ज़ाम्पल डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? अब इसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं इनको भी देख लेते हैं, ये क्या होते हैं? अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम ये प्रिडेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये पैरासिटिज़म हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये हर्बीवोरी हो सकता है, जहाँ पे एक को नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और एक ज़ीरो, ये तो अभी हमने कहा था ये क्या है? ये एमनेसेलिज़म है। ठीक है, दोनों को हो रहा है तो ये क्या है? ये तो सिम्बायोसिस है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एट्रिब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का कौन-सा एक एट्रिब्यूट नहीं है? जब हमने पॉपुलेशन पढ़ा था तो हमें पता था व्हाट इज़ द पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है एक जगह पे एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का होना, दैट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है? अब पॉपुलेशन के एट्रिब्यूट क्या हैं? नैटिलिटी है, मोर्टेलिटी है, सेक्स रेशियो है, एज पिरामिड्स है, और क्या नहीं है? स्पीशीज़ इंटरैक्शन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पै क्योंकि स्पीशीज़ इंटरैक्शन में पॉपुलेशन थोड़ी ना आ रही है। वहाँ पे एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से इंटरैक्ट कर रही है। तो ये क्या है? दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पोपर हाइपोथेसिस वाज़ प्रपोज्ड बाय, सो ये हाइपोथेसिस दी थी किसने? पॉल इनरिल्च ने दी थी, ठीक है? ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल इनरिल्च ने दी थी, जिन्होंने बोला क्या था? इन्होंने बोला था कि आपका क्या होता है जैसे एक एरोप्लेन होता है, ठीक है? आपका क्या होता है? एक एरोप्लेन होता है, इस तरह से आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है? और उसके यहाँ पे क्या होते हैं? 2 पंख होते हैं। अब अगर एक एरोप्लेन या फिर आप उन्होंने एरोप्लेन से ही की थी, तो हम एरोप्लेन समझ लेते हैं। वैसे ये इट्स लाइक अ बर्ड, ठीक है? तो एक एरोप्लेन जो है, वो जब हवा में उड़ता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? उसकी जो अ, ये होते हैं, जो उसके जो ये पंख होते हैं, ये उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? अगर आप इनको हटा दोगे, तो क्या वो उड़ पाएगा? आप बोलोगे नहीं उड़ पाएगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला था कि ये जो है, ये पंख जो है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? सो इट वर्क लाइक ए कीस्टोन स्पीसीज। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज? सो कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी भी कम्युनिटी के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है? जिनके कंज़र्वेशन के बिना पूरी सोसाइटी पूरी जो आपकी कम्युनिटी है वो कैसे हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। यही इन्होंने जो है आपका जो है हाइपोथेसिस दी थी, रिवर्ट हाइपोथेसिस। ट्राइकोडियम इज़ रिच, ये जो है रेड सी है, एक वो रेड कलर का दिखता है और उसकी रेडनेस का जो कारण है वो ये है। और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है? ये एक आर्कीबैक्टीरिया है, ये रोडोफाइसी का मेंबर है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये रेड माउल्ड है। अब ये क्वेश्चन ये लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको ट्रैप क्वेश्चन है ये। जैसे ही आप इसको देखोगे, आप किसके साथ जाओगे? आप बोलोगे रोडोफाइसी का मेंबर है, इसीलिए रेड कलर का बना देता है। इस तरह के हमारे मतलब तुक्के वाले दिमाग में ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ऐसे ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। इट्स अ साइनोबैक्टीरियम, ठीक है? नेक्स्ट, बायोटिक इंटरेक्शन में एमनेसिलिज्म, देखो अगेन क्वेश्चन आ गया। इसी एक टेबल से हम अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सपोज़ करो एक पेपर में आया, फिर दूसरे पेपर में भी आया, फिर तीसरे पेपर में भी आया, तो क्या हमारे पेपर में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है? सो बायोटिक इंटरेक्शन एमनेसिलिज्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, एमनेसिलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अभी हमने बताया कि एक ऐसी इंटरेक्शन जिसके अंदर एक इंसान का नुकसान होता है और एक क्या रहता है? अनअफेक्टेड रहता है, ज़ीरो। तो ऐसा इंडक्शन कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे अगेन देखो उसी टेबल से क्वेश्चन आ गया है। आपको बताना है कि कौन-सा करेक्ट मैच है, ठीक है? चलिए करेक्ट मैच देखते हैं। मीना-माटा डिजीज़ मरकरी की वजह से होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। चलो ये हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो इसके लिए अभी छोड़ देते हैं, ये हमारी उस टेबल में नहीं था तो इसके लिए छोड़ देते हैं। नॉक नीज़ जो सिंड्रोम है वो बाइ नाइट्रेट की वजह से होती है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। नाइट्रेट की वजह से तो आपका जो अभी हमने उसमें पढ़ा था जो मिथेनोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन जो है इस तरह का कुछ है, तो ये तो नहीं है। सो सी इज़ नॉट इज़ अ करप्ट, सी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और तो ऑल ऑफ दीज़ भी नहीं हो सकता, आप डी को देखते हैं। मिथेनो हीमोग्लोबिन फ्लोराइड की वजह से नहीं होता, ये फ्लोराइड की वजह से होती है। नॉक नी सिंड्रोम जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस बोलते हैं। सो डी बी ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है ना आपने, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन रिजेक्शन मेथड। जैसे सपोज़ कि मुझे ये क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को आइडिया नहीं है कि कहाँ पे वेस्टर्न घाट में क्या सिस्टम है या फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ है, अच्छा नहीं है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई हैव नो आइडिया, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी? क्योंकि अ, मैंने अपने नोट्स में हो सकता है डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं की, इसके बारे में बात नहीं की, इसके बारे में बात नहीं की, तो आपको इनका आइडिया नहीं है, ठीक है? लेकिन आई एम वेरी श्योर कि मैंने अपने नोट्स में आपको इसके बारे में पढ़ाया है, बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो इसके बारे में मेरे को आइडिया है। हाँ, और यही क्वेश्चन अगर आ गया आपके उसमें, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ एज़ यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊँगी, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी। सोचिए, ये ऐसे वाली ये ऐसे वाली अर्थ है, यहाँ पे दोनों साइड पोल्स हैं, बीच में इक्वेटर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हूँ। मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हूँ, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही इनकरेक्ट बात हो गई। पोल्स पे कौन रहने जा रहा है? कितने लोग रह रहे हैं पोल्स पे? सोचिए, अंटार्कटिका में कितने लोग रह रहे हैं? सो ये तो बहुत गलत बात हो गई और हमें गलत ही ढूँढनी थी, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वी आर वेरी श्योर, वी आर 100% श्योर कि ये जो बात है गलत है और बस हमें यही पता करना था और हमने कर लिया। हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया। अब आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी। ये आपने बात मतलब ये तो जनरल नॉलेज वाली बात है। हमें पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इनको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज आपका जो एचडब्ल्यू है वो यही है कि आपको पता करना है इनका सेकंड नेम क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं? ठीक है? ये हम बहुत छोटे क्लासेस में होते हैं जब 6th-7th में तब भी ये जो है क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता करना है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है?
इंडिया हैज़ द हाई बायोडायवर्सिटी ड्यू टू वैरायटी ऑफ हैबिटाट कि हमारे पास ओशियंस हैं, हमारे पास डेज़र्ट है, हमारे पास वेटलैंड्स हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैबिटाट्स हैं, इसलिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है। वेस्टर्न घाट हैज़ हायर स्पीशीज़ देन द ईस्टर्न घाट। हाँ, वेस्टर्न घाट किसके अंदर आता है आपका? हॉटस्पॉट के अंदर आता है। तो यहाँ ये बात भी ठीक है। सो तीनों बातें ठीक हैं, लेकिन जो फर्स्ट बात है वो इनकरेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट। और ये एचडब्ल्यू आपको याद रखना है, ये आपने मेरे को बताना है कमेंट करके कि ये क्या बोलते हैं इसको, ठीक है? द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, ये मैंने कल ही कराया था आपको कि उसमें एक स्लाइड थी, उसमें आपको 3 बातें याद रखनी थी। वेरी फर्स्ट इज़ स्टैंडिंग क्रॉप, सेकंड इज़ स्टैंडिंग स्टेट एंड फर्स्ट थर्ड इज़ द स्ट्रैटिफिकेशन। तो उन तीनों में से एक पूछा गया है, लिविंग मैटर जहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और जहाँ पे बात होती है इनऑर्गेनिक मैटर की, व्हिच इज़ प्रेजेंट ऑन सॉइल और वाटर, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जीपीपी क्या होता है? नेट, या फिर हम बोले टोटल जो फोटोसिंथेसिस हुई है दैट इज़ जीपीपी, और उसमें से अगर आप क्या करोगे, रेस्पिरेशन हटा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका? एनपीपी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज सेम एज द जीपीपी, कि प्लांट्स ने कितना प्रोड्यूस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन सी एक इसमें से ऐसी इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसको बताती है, ये आपको बताना है। तो बताइए, ये तो इजी है, ठीक है। लॉजिस्टिक का मतलब कैसा हो गया? जो रियल कंडीशंस में है, जहाँ पे क्या है, कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, यही होता है। टू इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये पूछी जाएगी तो ये किसके लिए है? ये आपकी ये आपकी एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोमैग्निफिकेशन इज करेक्ट? कल ही हमने किया था बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में क्या बात करेक्ट है, ये आपको बताना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट डिक्रीज एट हायर लेवल पे जाएंगे तो पोल्यूटेंट डिक्रीज होंगे? नहीं, ये तो गलत बात हो गई। डीडीटी अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन, हाँ, बायोमैग्निफिकेशन में हमने डीडीटी का एग्जांपल पढ़ा था। एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज हायर टू द टॉप कार्निवोर, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टॉप कार्निवोर्स पे, यानी कि ट्रॉफिक लेवल पे जो है बढ़ती जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन अक्कर ओनली इन एक्वेटिक सिस्टम में होता है। अगेन ये क्या है? रेड फ्लैग ऑप्शन है, तो इसको तो हमें कट करना ही पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स शो मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन, ये तो कितनी गलत बात लिखी है। अगर कोई बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है तो उसको तो माइक्रोब्स तोड़ ही लेंगे ना, राइट? जो जो नहीं टूट पाते हैं उनका मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि जो बायो मैग्निफिकेशन होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये जो है करेक्ट हो गया। यूट्रोफिकेशन ऑफ ए वाटर बॉडी लीड्स टू द एल्गल ब्लूम, जब यूट्रोफिकेशन होता है तो क्या होता है, पूरे में एल्गी फैल जाती है, फिर वो सारा ऑक्सीजन जो है वो ले लेती है, नीचे की फिशेस मर जाती हैं। दिस क्योर्स द फिशेस जो है मर जाती हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है ये फिशेज क्यों मर जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। सो टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिकम्पोजर कंज्यूम ऑल द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, हाँ, डिकम्पोजर क्या करते हैं, सारी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको खुद यूज कर लेते हैं, तो फिशेज के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एल्गी रिलीज टॉक्सिन दैट डायरेक्टली किल फिश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सनलाइट इज ब्लॉक प्रिवेंटिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपको फिशेज़ के लिए पूछा गया है। फिशेज़ थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करती है, ये किसके लिए हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाएगा अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन्स, कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों मर जाते हैं, तो वो इसलिए मर जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उसी जगह पे रह के आपको कंजर्वेशन करना है, ठीक है? एक्स सिटू में नहीं जाना है। सो इन सिटू क्या है? सेक्रेड ग्रोव इज़ द इन सिटू, जहाँ पे ट्राइब्स जो है, जहाँ पे रहती हैं, उस पूरे एरिया की जो प्लांटेशन है या जो एनिमल्स हैं उनको क्या करती है? कंज़र्व करके रखती है, ठीक है? क्रायो प्रिजर्वेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है बताइए? लिक्विड नाइट्रोजन का सोचिए और बताइए मुझे भी। इन हाइड्रोस्फीयर, यानी कि अगर आपका सक्सेशन हो रहा है किसके अंदर? एक वाटर बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, सक्सेशन इन द वाटर बॉडी। तो चलिए बताइए कैसे होगा सक्सेशन वाटर बॉडी के अंदर? थोड़ा-सा क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, तो आप इसको पढ़िए। मैं कैमरा शिफ्ट करती हूँ थोड़ा-सा अपना।
आई थिंक मुझे कैमरा अपना हटाना ही पड़ेगा इसके लिए तो। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सीरीज़ बनानी है आपको। सो जब हाइड्रोसीयर्स बनता है यानी कि एक पूरी प्लांट बॉडी जो है वो ग्रासलैंड टाइप में चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाइडन सक्सेशन। तो उसके अंदर आपको बताना है कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे प्लांटेशन जो है उसके अंदर होता है। तो आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं अपना कैमरा शिफ्ट कर लेती हूँ, ऑन कर लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या आते हैं, देखो एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो आप कि सबसे पहले सबमर्ज्ड प्लांट तो नहीं आएँगे, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? उसके बाद पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, फिर सबमर्ज्ड आएँगे, उसके बाद फ्लोटिंग आएँगे। यहाँ पे आप देखोगे सबमर्ज्ड के बाद पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएँगे, फिर सबमर्ज्ड आएँगे, फिर रूटिंग आएँगे, फिर रीड स्वैप आएँगे, फिर मार्श, फाइनली द क्लाइमेक्स्ड फॉरेस्ट बन जाएगा। तो यही जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसके साथ जाएँगे, ठीक है? इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ 10,000 kilojoule, what is the available at the secondary consumer level according to the Lindemann 10% law, ठीक है? ये देखो मैंने आपको बोला था कल कि या तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछे या फिर वो कोई न्यूमेरिकल दे दें, ऐसा भी हो सकता है और ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या किया है आपको प्रोड्यूसर की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बता दिया आपने कि इतनी जो है उसका क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब आपसे पूछा है किसके बारे में, यहाँ पे पहले कौन आएँगे? पहले आएँगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर मान लो और उसके बाद आएँगे सेकेंडरी कंज्यूमर, S1, S2 तो आपसे S2 का पूछा है, ठीक है? देखो यहाँ से यहाँ जाएँगे तो 10% ही जाएगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएँगे तो 10% जाएँगे। अब आपको क्या करना है पहले 10,000 का 10% निकालना है और फिर 10,000 का जो 10% निकलेगा उसका भी 10,000 निकालना है। आपका फिर ये क्या आ जाएगा जो सेकेंडरी वाला पूछा है वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर लिखा, P फॉर प्रोड्यूसर और उनका है 10,000 ठीक है, 10,000। अब मैं क्या करूँगी पहले इसका 10% निकाल लेती हूँ। सो 10 इंटू 10,000 और 100 ठीक है? तो ये आप कट करोगे तो आपको आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1,000। अब इसका भी जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 अपॉन 100 0 0 ये आ जाएगा 100 तो 100 किलो जूल होना चाहिए दैट इज़ 100 किलो जूल। हर एक जितने भी उसने लेवल बोले हैं आपको क्या करना है 10% 10% 10% ऐसे जाना है, ठीक है? हर एक लेवल पे सिर्फ 10% ही जाएगी, बाकी नीचे ही रह जाएगी। नेक्स्ट, which of the following is the primary chemical responsible for the stratospheric ozone depletion? ये भी हमने कल किया था कि ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे प्राइमरी फैक्टर जो है वो क्या है जिसके लिए इतने सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं कन्वेंशंस हुए हैं वो क्या है तो वो क्या है आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में हो पाया जाता है ए पॉपुलेशन शोइंग जे शेप कर्व इवेंचुअली फेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर जे शेप कर्व हमें देखने को मिल रहा है तो लास्टली वो पॉपुलेशन जो है वो क्या फील करेगी ठीक है तो आपको क्या करना है सपोज दिख रहा है ये एक आइलैंड है और अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता ये खाली पड़ा हुआ है इस पे बहुत सारा खाना है पहले आए कुछ एनिमल्स यहाँ पे रहना स्टार्ट किए कुछ, उसके बाद क्या हुआ अब आएँगे बहुत सारा खाना है तो क्या करेंगे? खाना खाएँगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, खाना खाएँगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। खाना क्या रिप्रोडक्शन, खाना, रिप्रोडक्शन, खाना, रिप्रोडक्शन और इनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे खाना खत्म हो गया। ठीक है, खाना खत्म होते ही क्या होंगे आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे, एक-दूसरे को मारना-काटना शुरू कर देंगे। जैसे ही एक-दूसरे को मारना-काटना शुरू करेंगे, खाना है नहीं, कुछ लोग लड़ाई से मरेंगे, कुछ लोग भूखमरी से मरेंगे और फाइनली जो जे शेप का आपका कर्व बन रहा था कि स्टार्टिंग में जो है बहुत कम लोग थे, उसके बाद बढ़ते गए, अचानक से बढ़ गए, तो फिर ये कर्व जो है अब्रप्टली नीचे आता है क्योंकि अचानक से क्या होता है फिर या तो लोग लड़ाई से मरते हैं, कॉम्पिटिशन से मरते हैं या फिर भूखमरी से मर जाते हैं या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी ऐसी हो जाती है। सो यहाँ पे आपका और इनको कॉम्पिटिशन करना आता नहीं है, नेचुरल क्लाइमेट से कैसे ये डील करेंगे। सो रीचेज़ टू कैरिंग कैपेसिटी देखो अगर आपका अ, जे शेप है तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी का कुछ मतलब बनता ही नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं बनेगा। अंडरगो कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन एंड आफ्टर द रीचिंग पीक जैसे ही पीक पे पहुँचेंगे वापस से कैटास्ट्रोफिक तरीके से क्या हो जाएँगे डिक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? कन्वर्ट एस टू द ऑटोमैटिकली नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सी
बी, डी ये भी कल हमारे टेबल में था। ये कब हुआ था? तो इसके लिए जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी, डी। ओके, तो चलिए याद कीजिए, टेबल को थोड़ा निकालिए कि कहाँ हुआ था ये। सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये आपका हुआ था कहाँ पे? रियो 1992। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा, एनर्जी कभी नीचे आएगी ही नहीं, एनर्जी तो हमेशा जो जिसको खाएगा उसी को एनर्जी मिलेगी। तो ये हमेशा क्या होगा? अपराइट, इरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर फॉर द पोल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो किसकी? एसओ2 की, तो आपको एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर बताना है, और जो इंडिकेटर होते हैं क्या होते हैं? लाइकेन्स होते हैं, ये हमने कल के नोट्स में भी देखा था। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से हमेशा जल्दी होता है। देखो कल मैंने बताया था कि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसको होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो 100 टू 100 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? मतलब 100 से 200 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्टर क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बने हुए हैं, ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइफ पहले थी, अब सिर्फ वहाँ पे आके ग्रो करना है लोगों को, ठीक है? तो सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स एट द एक्वेटिक एनिमल्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोइल एंड अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हाँ, ऐसा भी कुछ। पायनियर स्पीसीज इन द सेकेंडरी सक्सेशन ग्रो फास्टर, सेकेंडरी सक्सेशन इन्वॉल्व फ्यू ईयर स्टेज, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जल्दी-जल्दी बताइए। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल फॉर्मेशन हो रखा होता है, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रा बना हुआ होता है, ठीक है? जैसे क्या होता था रॉक पे, पहले क्या होता था, अगर रॉक जो है वहाँ पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो पहले रॉक को क्या होगा? उसकी वेदरिंग होगी, रॉक टूटेगी, फिर सॉइल बनेगी, फिर सॉइल पे आके कुछ ग्रो करेगा। आप क्या करो, एक पौधा लो आप छोटा-सा, उसको रॉक पे लगाओ और उसपे सॉइल पे लगाओ, तो वो कहाँ पे अच्छा ग्रो करेगा? वो सॉइल पे अच्छा ग्रो करेगा, रॉक पे तो वो मर ही जाएगा। तो वही है, सॉइल एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लाइफ थोड़ा जल्दी ग्रो करती है। द रिलेशनशिप रिप्रेजेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या है? प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस माइनस म्यूचुअलिज्म में तो क्या होगा? प्लस प्लस होगा। कम्युनिसलिज्म में क्या होगा? सोचिए। आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें इस टेस्ट को ना, आप लोग दें अपने अपने हिसाब से। अगर आप कर ले रहे हैं तो आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है? जो लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं मैं उनके लिए थोड़ा स्लो करा रही हूँ, ठीक है? सो प्लस प्लस होगा म्यूचुअलिज्म के अंदर, तो कम्युनिसलिज्म में क्या होगा? प्लस के साथ 0 हो जाएगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज़म में क्या होगा? यहाँ पे आपका प्लस के साथ नेगेटिव हो जाएगा, और एम्नेसिलिज़म में क्या होगा? प्लस नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपसे पूछा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस देखने को मिलता है। एक ही टेबल से 4 बार क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है। द प्रोसेस बाय व्हिच डीप ओशन कार्बन इज रिटर्न्ड टू द एटमॉस्फेयर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपहीलिंग एंड डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? अपहीलिंग एंड डीकम्पोजिशन। द टर्नओवर रेट इन ए न्यूट्रिएंट साइकिल इज रिफर टू, टर्नओवर रेट का मतलब होता है कितनी स्पीड से रिकवरी होती है न्यूट्रिएंट्स की एक बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर। इसको क्या कहते हैं? टर्नओवर रेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज? ओके, इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए कौन सा एक सिस्टम है जिसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर है? दैट मीन्स ये एक अरेंजमेंट में दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से जो वेटलैंड्स, ओशियन, इसमें से सबसे ज़्यादा हमें इकोसिस्टम सर्विसेज कौन दे रहा है, और सबसे कम हमें इकोसिस्टम सर्विसेज कम कौन दे रहा है, ये बताना है हमें, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, ठीक है? सो थोड़ा सोचिए, कल हमने पढ़ा था इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, और सबसे कम सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें बताना है, ठीक है? ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो वेटलैंड्स होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका वाटर प्यूरिफिकेशन, वहाँ पे आपके फ्लड से बचाना, वहाँ से आपका जो है सॉइल फॉर्मेशन, उन सब में ये हेल्प करता है। तो इट्स पहले होगा वाटर वेटलैंड्स, उसके बाद ओपन ओशियन, उसके बाद ट्रॉपिक, और उसके बाद क्या होगा? ग्रासलैंड होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ट्रू अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन इज़ नॉट ट्रू, ठीक है? बायोमैग्निफिकेशन के बारे में क्या एक बात ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है। इट अक्कर्ड ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। हाँ, ये ठीक है। द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज़ हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर लेवल, नहीं, एट द टॉप कार्निवोर लेवल। डीडीटी वाज़ द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड undergo biomagnification in the fish eating birds. Biomagnification can affect reproductive success in the top predator। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। नॉट ट्रू ही ढूँढना था, सो नॉट ट्रू हमने ढूँढ ली। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन करे हैं आई थिंक, 40-42 क्वेश्चन किए हैं। तो अब आपको मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन्स करके कैसा फ़ील हुआ? ये सभी पीवाईक्यू हैं, तो जब आप यहाँ पे कर पा रहे हैं और इतनी ईज़िली कर पा रहे हैं नोट्स को पढ़ के, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर पाएँगे? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक बार आपको फिर से इकोलॉजी के 3-4 जो चैप्टर्स हैं, उन सबको रिवाइज़ करना है नोट्स को, और एक बार ये जो मैं पीडीएफ है, ये भी डाल दूँगी वहाँ पे। तो आपको इसको भी रिवाइज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि इकोलॉजी से आपके 6 से 7 मार्क्स जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको वही आ जाएँगे, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना है। और अब ऐसे ही करके हम एक-एक यूनिट को कवर कर लेंगे और सब ईज़ी हो जाएगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और आपको क्या करना है कि ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे जो है ना, मेरे पेपर में मुझे 100 मार्क्स लेके आने हैं। उसमें से 50 मार्क्स मैं बायो से लेके आऊँगा और बाकी जो मार्क्स हैं वो मेरे सीडीपी और हिंदी, इंग्लिश से आने हैं। तो आपको उस पे भी है ना इक्वली फ़ोकस देना है, उन सब्जेक्ट पे भी। सिर्फ़ बायो से नहीं हो पाएगा, हमें पता है, दिस इज़ द फैक्ट कि अगर आप सारी बायो भी करके आए 60 मार्क्स की, तब भी आपको वहाँ से 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे 90 नंबर आएँगे तो मैं पास होऊँगा। आपको अपने दिमाग में रखना है कि मुझे 100 मार्क्स लेके आने हैं। उसमें से 50% जो है मैं अपनी सब्जेक्ट से लेके आऊँगा और 50% बाकी चीज़ों से लेके आने हैं। तो उनके लिए भी आपको थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पढ़ना है। अभी पेपर में टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पैनिक मत कीजिए। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को, मतलब सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस वगैरह जो भी है आपका, हर एक सब्जेक्ट को अगर आप हाफ एन आवर भी देते हो दिन में, तो भी ईज़िली हो जाएगा, मतलब बहुत ईज़िली हो जाएगा। और बायो के लिए आप बस वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, उतना ही भी इनफ है, पैनिक मत कीजिए। और अगर अ, घर में छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, आप उनको ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब आप प्रिपेयर करते हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्या है, आपका मेंटल स्टेट ठीक होना। अगर आपने अपना मेंटल स्टेट ठीक कर रखा है, आप काम हैं, रिलैक्स हैं, तो सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग इधर-उधर उलझा हुआ है चीज़ों में, तो थोड़ी परेशानी होगी, है ना? सबसे पहले अपने माइंड को ये बोलना है कि जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी टेंशन है, पेपर के सिवा बाकी चीज़ों की, वो मैं लूँगा, लेकिन पेपर के बाद लूँगा। जितना भी गुस्सा है, वो मैं करूँगी, लेकिन पेपर के बाद करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा माइंड रिलैक्स रहना है और मुझे पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी सब भूल जाइए, ठीक है? और पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लगे मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स, और आपका टेस्ट कैसा रहा? थैंक यू।